डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने किए तीखे सवाल। कहा, कुत्ते प्रेमी के जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसान के लिए नहीं है। देश में अनाथ बच्चों के इतने आंकड़े मौजूद हैं, उन पर भी बहस हो। 10 मिनट डिलीवरी नियम पर रोक। ब्लिंकिट ने ऑनलाइन ऑर्डर से 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटाया। सरकार के दखल के बाद ऑनलाइन कंपनियों का फैसला। सरकार ने कहा, डिलीवरी बॉय की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। 14 जनवरी को होगा झारखंड बीजेपी के नए चीफ के नाम का ऐलान। रेस में आदित्य साहू का नाम सबसे आगे। अभी झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू। महाराष्ट्र में पालघर में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम किसानों ने रोका। किसानों ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिए बिना काम शुरू करने का लगाया आरोप। किसानों ने भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने की मांग। ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बम। कहा, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ। भारत भी हो सकता है प्रभावित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश भर में सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों को खुलेआम खाना खिलाने वालों के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या उनके जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसान के लिए नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जो लोग बेसहारा कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वह आवारा कुत्तों के हमले में घायल या मारे गए लोगों के लिए नागरिक अधिकारियों और कुत्तों को खिलाने वालों पर मुकदमा चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे हर आवारा कुत्ते के हमले के लिए अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों को कुत्तों के काटने और हमले की घटनाओं के लिए भारी मुआवजा देना होगा और साथ ही कुत्तों को पालने वालों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देश भर के गिग वर्कर्स की हड़ताल आज सफल हुई। सरकार ने डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार के दखल के बाद ऑनलाइन ऑर्डर से 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटा लिया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों से बातचीत की थी। बैठक में डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और समय सीमा हटाने की बात कही गई थी। सरकार ने कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया कि तेज डिलीवरी के दबाव में डिलीवरी बॉय की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। हाल ही के संसद सत्र में आम आदमी पार्टी यानी आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारत के गिग वर्कर्स की परेशानियों के बारे में आवाज उठाई थी। उन्होंने क्विक कॉमर्स और अन्य ऐप आधारित डिलीवरी और सेवा व्यवसायों के लिए नियमों की मांग की थी। साथ ही गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की आवश्यकता पर जोर दिया था। संसद में अपने हस्तक्षेप में राज्यसभा सदस्य ने गिग वर्कर्स के लिए गरिमा, सुरक्षा और उचित वेतन की मांग की है। झारखंड में 14 जनवरी को नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी, जिसमें आदित्य साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है। वे नए अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। वो अभी झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। झारखंड बीजेपी के मुताबिक 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और राष्ट्र परिषद के लिए नामांकन हुआ। 13 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र की जांच हुई। 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण के निर्देश पर प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राष्ट्र परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस मौके पर प्रदीप वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रदेश की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु ये पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा सरकार की नीति है कि किसी भी परियोजना में अपरिहार्य स्थिति में ही वृक्षों की कटान की जाए और जितने वृक्ष कटे उससे अधिक संख्या में पौधारोपण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की विभिन्न सड़कों परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा करते हुए उन्होंने NHAI के स्थानीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के बीच बेहतर, सतत और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी NHAI परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करें। जहां भी किसी स्तर पर कोई विषय लंबित हो, उसे मुख्य सचिव की सोमवारीय समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि मुख्य सचिव स्वयं इन परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा करें, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलंबन न हो और निर्णय शीघ्रता से लिए जा सके। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीधे किसानों से संवाद स्थापित किया जाए। किसी भी व्यक्ति में किसी भी स्थिति में बिचौलियों को हस्तक्षेप का अवसर न मिले ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें और परियोजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और आमजन की सुविधा से सीधे जुड़ी है। अतः सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास को नई गति मिल सके। महाराष्ट्र के आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने महायुति सरकार को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने लड़की बहन योजना के तहत जनवरी के अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी है, लेकिन दिसंबर 2025 के बकाया भुगतान की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार 14 जनवरी तक लगभग 2.5 करोड़ पात्र महिलाओं को केवल दिसंबर के लिए 1,500 रुपए की राशि वितरित कर सकेगी। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। चुनाव आयोग ने यह रोक विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद लगाई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस योजना का उपयोग कर रही है। आयोग ने कहा है कि नियमित या लंबित किश्तों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए न किया जाए। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, हमारी पार्टी योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन मतदान से ठीक पहले 2 महीने की सहायता राशि जारी करना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि लड़की बहन योजना एक सतत योजना है और ये चुनाव आचार संहिता के प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती है। उन्होंने कहा, जब हमने योजना शुरू की थी तो कांग्रेस नेताओं ने इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन वो ये याचिका खारिज हो गई थी। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने एनसीपी यानी अजित पवार गुट के 4 नगर सेवकों को समर्थन से सत्ता स्थापित कर ली है। सदन में हाथ उठाकर कराए गए मतदान में सदाशिव पाटिल उपाध्यक्ष चुने गए। इससे पहले एनसीपी गढ़ नेता अभिजीत करंजुले ने चारों नगर सेवकों को सख्त व्हिप जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि उल्लंघन की स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। वहीं बीजेपी ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया और मामला कोर्ट तक ले जाने का संकेत दिया है। चुनाव के दौरान सभागृह में भारी हंगामा हुआ, अश्लील नारेबाजी और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मतदान में शिवसेना महायुति विकास आघाड़ी को 32 वोट,
जबकि अंबरनाथ विकास आघाड़ी को 28 वोट मिले। नतीजों के बाद एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। अंबरनाथ की राजनीति में ये घटनाक्रम आगे क्या कानूनी मोड़ लेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की निगरानी और बेहतर समन्वय के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद किशोरीलाल शर्मा, सांसद इमरान मसूद, सांसद राकेश राठौर, सांसद तनुज पुनिया, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस टीम में 12 अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है ताकि जमीन पर काम की सख्त निगरानी हो सके। समिति आज से एसआईआर की प्रक्रिया की निगरानी शुरू कर रही है। निगरानी के लिए पहले ही सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। समिति जिला और शहरी कांग्रेस के नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, उनके नाम दोबारा सूची में जुड़वाने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि समिति रोजाना सभी जिलों से एसआईआर की रिपोर्ट लेकर अपने स्तर से उसकी समीक्षा करेगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम महाराष्ट्र के पालघर में किसानों ने रोक दिया है। पालघर के शिगांव और हनुमान नगर क्षेत्र के किसान आक्रामक हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिए बिना ही काम शुरू कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन परियोजना के कार्यस्थल पर एकत्र होकर किसानों ने काम बंद कराया। किसानों के आंदोलन को कुछ स्थानीय संगठनों का भी समर्थन मिला है। किसानों की मांग है कि मुआवजा दिए जाने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड के मऊदा अंतर्गत बाडडी ओपी क्षेत्र स्थित मुल्लीडी पावर हाउस 18 नंबर के निकट अचानक जोरदार आवाज के साथ कल रात जमीन धंस गई, जिससे भूधसान की चपेट में कई घर आ गए। इनमें से कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए तो कई घरों में गहरी दरारें पड़ गईं। वहीं प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार भूधसान के कारण घरों के साथ कीमती सामान जैसे बाइक, गहने, नकदी और अन्य सामग्रियां भी जमीन में समा गईं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है, जिनका कहना है कि पिछले 3 सालों से क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों ने सरकार से तत्काल मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जहानाबाद की रहने वाली एक 18 साल की मेडिकल की मेधावी छात्रा जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, आज उसकी लाश घर लौट रही है। पटना के मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली इस छात्रा की मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन ये केवल एक मौत नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य बन गया है, जिसमें हॉस्टल मालिक, पुलिस प्रशासन और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की भूमिका संदेह के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है, जबकि प्रशासन इसे नशे की लत और अन्य बीमारी का रूप देने में जुटे हुए हैं। परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कारगिल चौक पर भारी हंगामा और प्रदर्शन किया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और अब तक की जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। नर्मदापुरम के पीलीखंती इलाके में मां और बेटी की बेरहमी से हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी जीतू जरिया को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये घटना 20 अप्रैल 2025 की शाम की है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। आरोपी जीतू ने मकान विवाद को लेकर पूजा और उसकी बेटी पल्लवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। एक महिला का शव घर के आंगन में मिला था, जबकि दूसरी का शव कुछ दूरी पर गली में पड़ा हुआ मिला था। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस कस्टडी में मौजूद 35 वर्षीय महिला को उसके पति ने दिन दहाड़े गोली मार दी। महिला का नाम सोनी बताया जा रहा है। उसके पति अनूप ने वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक जिले के रामपुर अटरिया गांव का रहने वाला अनूप और उसकी पत्नी सोनी गुरुग्राम में काम करते थे। वहां सोनी की मुलाकात सुरजीत नामक युवक से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। अनूप को जब इसकी भनक लगी तो वो पत्नी को गांव छोड़ाया, लेकिन सोनी 7 जनवरी को सुरजीत के साथ घर से निकल गई। अनूप ने इस मामले में सुरजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अनूप ने आरोप लगाया था कि सोनी अपने साथ जेवर और 35,000 रुपए नकद ले गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनी को रविवार को बरामद किया था। सोमवार सुबह उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही थी। सुबह करीब 10:45 पर एक महिला कांस्टेबल सोनी को थाने की कैंटीन की ओर ले जा रही थी। वहां सोनी के परिजन और पति अनूप उसे घर ले जाने के लिए समझाने आए थे, लेकिन पत्नी सोनी अपने प्रेमी सुरजीत के साथ रहने को अड़ी रही। ऐसे में पति अनूप ने अपना आपा खो दिया और पीछे से सोनी पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। गोली चलते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। सोनी लहूलुहान होकर गिर पड़ी। पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जांच अधिकारी विक्रांत चौधरी और महिला कांस्टेबल संजना राजपूत को सस्पेंड कर दिया है। इस खौफनाक वारदात ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। मृतका सोनी का एक 13 साल का बेटा है, जिसके सिर से मां का साया उठ गया और पिता अब सलाखों के पीछे है। इस मामले की विभागीय जांच एडिशनल एसपी पश्चिम को सौंपी गई है। मुरादाबाद के थाना मजौला क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में युवती की मां और दूसरे समुदाय के युवक सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने युवती की मां और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 4 के बारे में पुलिस जांच कर रही है। दरअसल मुरादाबाद के थाना मजौला क्षेत्र में डक्का से एक नाबालिग लड़की और उसके पिता ने अपनी पत्नी और मुस्लिम युवक जुबैर पर मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए देने का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। 16 साल की पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने जुबैर नाम युवक से मिलकर उसका बलात्कार करवाया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोप यह भी है कि दुष्कर्म करके उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई और 1 साल से लगातार उसका शोषण करता आ रहा था। जब इसका विरोध किया गया तो उसके छोटे भाइयों को मारने की धमकी दी गई। पीड़िता के पिता का सीधे तौर पर आरोप है कि जुबैर ने पहले ही उसकी पत्नी को फंसाया और फिर उसकी 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ भी डरा धमका कर दुष्कर्म किया और अब पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था और कहा गया कि अगर वो परिवार सहित धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वो चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी जुबैर और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 4 के बारे में छानबीन की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को तत्काल प्रभाव से अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेश को अंतिम और निर्णायक बताया। ट्रंप के इस फैसले के चलते ईरान पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत ईरान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए भारत के अमेरिकी निर्यात पर यह टैक्स लगेगा। अभी तक इस पर अमेरिकी सरकार ने तस्वीर साफ नहीं की है। बहरहाल पहले से ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ था। अगर ईरान के साथ कारोबार पर भारत पर भी टैरिफ लगता है तो अब ये 50% हो सकता है।
ऐसे में इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, निर्यात घटेगा और अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। ईरान से आयात भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।